Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद है कि आप खैर आफियत होंगे। आज जो हमने जो चैप्टर लिया है, चैप्टर सेकंड है पॉलिटिकल साइंस बुक की, एनसीईआरटी की जो क्लास 10th की जो बुक है, उसका जो हमने चैप्टर सेकंड है फेडरलिज्म। और टॉपिक्स जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाट इज़ फेडरलिज्म एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फेडरलिज्म क्या है और इसके की फीचर्स क्या होते हैं, हम कैसे किसी स्टेट, किसी कंट्री को फेडरल स्टेट कह सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा पिछले लेसन में आपको समझ में आया था फेडरल सिस्टम किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। जो हमने पावर शेयरिंग का जो हमने फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि फेडरल सिस्टम जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे जो सिस्टम होता है दैट इज़ कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज हम थोड़ा एलाबोरेट करेंगे, उस चीज़ को हम थोड़ा एलाबोरेट करेंगे। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो पहला ही हमारा है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। हमसे सवाल पूछा जाता है कि फेडरलिज्म किसको कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा वे बैक जाएंगे, किसका कंट्रास्ट करेंगे हम, कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। थोड़ा सा इसका कंपैरिजन हम करेंगे श्रीलंका और बेल्जियम का। आपको याद होगा जो लास्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा, बेल्जियम में हमने अकोमोडेशन पढ़ी और श्रीलंका में हमने मेजॉरिटेरियनिज्म जो हमने पढ़ा। तो उसमें हमने देखा कि बेल्जियम ने कैसे अकोमोडेट किया डच और दिस फ्रेंच स्पीकर्स को, कैसे अकोमोडेट किया, कैसे उनको रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी, चाहे वो स्टेट में थी चाहे सेंट्रल में थी, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई। तो फिर लोगों के जो इंडिविजुअल जो मसाइल थे उनके लिए, तो उसके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। तो वो जो क्लियर हमें वहाँ पे होता है कि वहाँ पे बिल्कुल जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो बिल्कुल वहाँ पे फॉलो की गई थी। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में एक चीज़ होती है कि उसमें ज़्यादातर डिपेंडेंस नहीं होती है, वो सबॉर्डिनेट्स ज़्यादा नहीं होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो फेडरल सिस्टम में वो होता है। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको पता सिन्हला और वो जो तमिल्स में था उनमें रस्साकशी थी, क्योंकि मेजॉरिटी सिन्हला की थी और उनको तमिल्स को अपना हक नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पे सिविल वार हो गया। तो दैट मीन्स कि जहाँ पे सिविल वार होगा वो वहाँ पे फेडरल सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इक्वल राइट्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट। पावर्स को शिफ्ट किया जाता है, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहाँ की तरफ, रीजनल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी तरफ से उनको पावर्स दिए जाते हैं, उनको शिफ्ट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स, उनके पास पावर्स होते हैं, उनको कहाँ तक पहुँचाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट्स या रीजनल गवर्नमेंट जो होती हैं उन तक पहुँचाया जाता है, ताकि अब वो पावर्स का इस्तेमाल करके अपने जो रीजन्स में, अपने स्टेट्स में काम करेंगे। अगर हम फेडरलिज्म की हम डेफिनेशन देखेंगे, फेडरलिज्म है क्या, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो फेडरल सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है, किस, बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे डिवाइड करके कहाँ ये कहाँ इसके हिस्से कहाँ कहाँ पे जाते, वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स की जो होती है उनको हिस्सा मिलता है, वो हुकूमत करते हैं स्टेट में। लोकल लेवल पे जैसे हम पंचायत की बात करेंगे, म्यूनिसिपल की बात करेंगे, या जो सिटीज़ में तो म्यूनिसिपल काउंसलर्स होते हैं, तो वहाँ पे जो उनको पावर दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे अब क्लियर हो गया है कि जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में है, तो इसमें क्या है, इसमें पावर को डिवाइड किया जाता है
सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी से वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, जो बाकी कंट्री से स्टेट्स से विलेज लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे जो होती हैं गवर्नमेंट्स, उनको दिया जाता है, पावर्स उनको दिया जाता है। दैट वेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप इसमें दो चीज़ें आप देखेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और वहाँ पे अब आपको समझ में आ गया जो बेल्जियम में है वहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन अब जो श्रीलंका में वहाँ पे क्या है, अब ये जो हमने यहाँ पे हाईलाइट किया फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये देखेंगे हम फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या है। तो फेडरल आपको समझ में आ गया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है। मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट को डिवाइड किया जाता है, पावर्स को डिवाइड किया जाता है स्टेट और जो अदर कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री होती हैं उनमें दिया जाता है। तो अगर हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे जो पावर जो एंजॉय किए जाते हैं वो एक ही लेवल की गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट होती वहाँ पे ही पावर्स एंजॉय किए जाते हैं। वो जो लोअर लेवल पे होते हैं, जो अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उनको पावर्स नहीं दिए जाते हैं। बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर्स। वो जो पावर्स होते हैं उन्हीं को मिलते हैं, किनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। यूनिटी फॉर्म में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम कहेंगे, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे उनको पावर्स मिलते हैं, या उनके जो बाकी जो हिस्सा होता है सबऑर्डिनेट यूनिट्स उनके होते हैं, सब यूनिट्स, तो उनको पावर मिलता है। लेकिन डायरेक्शंस फॉलो उनको सब किनको करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिंगल यूनिट होता है उसी को उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि अगर हम श्रीलंका की और इसकी बात करेंगे बेल्जियम की, बेल्जियम में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बेल्जियम में हर एक को अलग अलग अपना हिस्सा मिलता है, पावर शेयर किया जाता है, लेकिन श्रीलंका में नहीं किया जाता है। तो ये हमने फेडरलिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम इसका जो हमारा है की फीचर्स कि किन बिना पे हम ये कहेंगे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, देयर आर टू और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म में क्या है, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो एक दो या दो से ज़्यादा, कहीं पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, कहीं पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी हो सकती है, तभी टू और मोर देन टू। तो इसमें क्या है, तो ये इसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल्स जो होते हैं गवर्नमेंट की, इसमें होती है, किसमें, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। इसका फीचर है, तब जाके हम इसको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न दिस सेम सिटीजन बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिसडिक्शन। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर लीजिए आप कि we as citizens of country, then we as citizens of a state, then we as citizens of our own area, our पंचायत एरिया। तो हम पे कानून जो लागू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून लागू होता है, हम पे जो स्टेट गवर्नमेंट ने कानून जो लॉज आयद किए हैं वो भी हम पे लागू हो जाते हैं, और जो लोकली हमने कस्टम जो वहाँ पे जो कानून है वो भी हम पे फॉलो होते हैं। तो तभी कहा जाता है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न, हम वी एज ए सिंगल सिटीजन हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें लॉज होते हैं किनके, हमें गवर्न करता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी, और जो हमारा लोकली गवर्नमेंट वो भी हमें गवर्न करता है, लेकिन अलग अलग जुरिसडिक्शंस होते हैं। जुरिसडिक्शंस क्या मतलब वहाँ पे हमें अलग अलग से फॉलो करना पड़ता है। कुछ लॉज ऐसे होते हैं वो हर एक बंदे के लिए होते हैं, या कुछ लॉज ऐसे जो स्टेट टू स्टेट वेरी हो जाते हैं, जो मुझे फॉलो करने हैं वो किसी और को नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके जो स्टेट में वो पॉसिबल वो
उनको वहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं है। दैट्स वाई कि इसलिए कहा गया जो सेंट्रल इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक ही सिटीजन को गवर्न की जाती है, बहुत सारे टायर्स उसको गवर्न करते हैं। और नेक्स्ट है जो द jurisdiction ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्लियर करने के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है कि कौन कौन से लेवल जो इस रीजन को हम गवर्न करेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन से लॉज हैं जो सिटीजन को फॉलो करें, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से लॉज हैं, लोकली जो लॉज होते हैं वो कौन कौन से। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे उसको बनाया गया है, तो कहीं पे थोड़ा इम्बैलेंस ना हो जाए, सो दैट द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच ऑफ टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो जितने भी वहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर किए गए हैं कि सेंटर के पास कौन कौन से लॉज है, स्टेट के पास कौन कौन से लॉज हैं, अदर कम्युनिटी गवर्नमेंट्स के पास कौन कौन से लॉज हैं, ताकि इनमें इम्बैलेंस ना हो जाए। नेक्स्ट है फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, फंडामेंटल प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता यूनिटरली चेंज बाय वन लेवल। ना इसमें स्टेट गवर्नमेंट ना सेंटर को अलग अलग ये चेंज नहीं कर सकते हैं। इनको क्या करना है, दे सच चेंज अगर ज़रूरत पड़े तो इनको क्या करना है, सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको दोनों गवर्नमेंट्स की कंसेंट चाहिए, तब जाके कोई भी जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज कर सकते हैं। तब तक ऐसे चेंज नहीं हो सकता है कि अपनी मनमानी इसमें नहीं चलेगी। अगर कहीं ना कहीं पे हो भी जाए तो कोर्ट्स हैव द पावर्स टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि अगर कहीं ना कहीं ये हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ किया या स्टेट गवर्नमेंट, तो कोर्ट्स को ऑर्डर दिए गए हैं, उनको ये पावर दिया गया है, तो वो क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज एज एन एम्पायर। वो एम्पायर की एम्पायर का रोल निभाएंगे ताकि कोई डिस्प्यूट बढ़ ना जाए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान। चाहे कोई लॉ बन गया, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर वन स्टेट, क्या पता कि उससे दूसरे जो स्टेट हैं उसके सेंटिमेंट्स मत हर्ट हो जाएंगे उस लॉ को फॉलो करने से। तो तभी ये कहा गया है कि अगर यूनिलेटरल चेंज हो जाएगी तो गवर्नमेंट उसमें चेंज ला सकती है। अगर वो ना हो जाए तो नेक्स्ट जो दूसरा स्टेट वो कोर्ट में भी जा सकता है, वो जो कुछ चेंज करनी पड़ेगी वो करवा सकते हैं। तो कोर्ट्स को भी पावर दिया गया है। फिर है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट और क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब बात आ गई सोर्स ऑफ रेवेन्यू। हर एक काम चलता है पैसे से हर एक काम चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम तो किससे चलेगा, पैसे से चलेगा। अब इसके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं कि जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा रेवेन्यू आएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा रेवेन्यू आएगा, इसके लिए वो फाइनेंशियली ऑटोनॉमी उनमें आ जाएगी, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, डिपेंडेंट ना हो जाए, स्टेट सेंटर पे डिपेंडेंट ना हो और मोस्टली और ये सेंटर स्टेट पे ना हो या स्टेट सेंटर पे ना डिपेंडेंट हो। उनके अपने अपने प्रोविजन रखे गए हैं कि कौन कौन से, चाहे हम टैक्स देंगे, कुछ और जो हमारे जो पैसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के तरीके हैं, वो जो पैसे आते हैं स्टेट के पास कौन सा पैसा जाएगा, सेंटर के पास कौन सा पैसा जाएगा, अलग अलग प्रोविजन इसके लिए बनाए गए हैं ताकि क्लियरली अलग अलग पैसा उनको मिल जाए। और लास्ट में जो है द फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब इनका फेडरल सिस्टम का है, इनके दो काम है, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव इसके, सेफगार्ड, एक तो यूनिट सेफगार्ड ऑफ द कंट्री और दूसरा प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। एक तो कंट्री को बचाना है, दूसरा यूनिटी, एक कंट्री के लोगों के दरमियान यूनिटी होनी। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा
जो फीचर्स इसमें फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो मेनली मैंने आपको बताया कौन कौन से फीचर हैं, और इन्हीं वजह से ये कंट्री फेडरल कंट्री बन सकती है। तो लास्ट में जो आपको मैंने बताया कि फेडरल सिस्टम जो इसके दो अहम ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेफ गार्ड एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री, देयर आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स जिनकी वजह से फेडरल फॉर्म गवर्नमेंट चल सकती है। और एक चीज़ इसमें ये हमें याद रखना है, तो कंट्री को ये चाहिए कि वो एकोमोडेट करें रीजनल डाइवर्सिटी को, वो उस चीज़ का वो ख्याल रख सकें, रीजनल डाइवर्सिटी का उसको बिल्कुल खास ख्याल रखना है, तब जाके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कामयाब रहेगी। तो दोनों को चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको अवॉइड करना है क्या, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम किए उनको फॉलो उनको ज़रूरी करना है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें आपको दो अहम चीज़ें डिस्कस करनी, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा ज़्यादातर कि क्या क्या प्रोविजंस है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग से वो आप बिल्कुल समझोगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे।